नमस्कार दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हैं प्रारंभ। दर्शकों, सीएए आया है, नई बहारें लाया है। सीएए कानून का नोटिफिकेशन हो गया, यानी कि अब ये कानून जो 4.5 साल पहले ही पास हो चुका था, जिसको राष्ट्रपति जी ने ओके कर दिया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 11 मार्च की नोटिफिकेशन के बाद अब पूरे देश में मान्य हो गया, लागू हो गया। यहाँ कुछ बहुत बड़े झूठ शाहीन बाग के ज़माने से ही फैलाए जा रहे हैं सीएए को लेके और अब भी एक बार फिर कर तो कोई कुछ नहीं पा रहा है, ना सड़क कोई कर पा रहा है, ना इसका विरोध कर पा रहा है, लेकिन राजनीतिक विरोध अभी भी चालू है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। इन्होंने तब भी बिना मतलब का विरोध किया था, अब भी इनका बिना मतलब का विरोध जारी है। लेकिन इस बार गुंजाइश इस बात की नहीं रह गई है कि ये दर्शक या जनता के बीच में कोई कन्फ्यूजन फैला पाएँ, क्योंकि 4.5 साल का जन जागरण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कायदे से चलवा दिया है, सीए पास कराने के बाद और 4.5 साल तक उसको रोक दिया। यानी कि पूरा देश सीए क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये किस पर फर्क डालेगा, किसके लिए है, किस बात के लिए है, ये हर व्यक्ति आम खास अब जान रहा है। लेकिन जरा झूठ देखिए केजरीवाल का, केजरीवाल अब भी वही बात दोहरा रहा है कि ये मुसलमानों को नुकसान देगा, मुसलमानों की नागरिकता छीनेगा, जबकि अपने मूल व्यवहार में सीए सिर्फ देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। पहली बात, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में पिछले इन तमाम सालों में, इन तमाम दशकों में जो भी ऐसे हिंदू जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये संख्या हज़ारों में नहीं है दर्शकों, ये संख्या लाखों में है। और वहीं से ये सच भी आपको जानना चाहिए कि इस देश में क जम्मू एक ऐसा इलाका है जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी शरणार्थियों की बस्ती है और ये कोई शरणार्थी दूसरे प्लैनेट से आए हुए नहीं हैं, बल्कि समय-समय पे 1948 के बाद से लेके 2014 के पहले जो ये कानून बात कर रहा है, उस समय जब भारत पाकिस्तान के बीच कोई अनरेस्ट हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, तो ऐसे तमाम लोग भारत आए हैं। लेकिन पहले 370 के बाद उनको एक दूसरे की सहूलियत मिली है, लेकिन उनमें से तमाम को नागरिकता यानी भारत के नागरिक होंगे अब इस सीए कानून की वजह से। आलोक जी, एक जी। तरफ बैंगलोर कैफे ब्लास्ट का एक बार होता है ना कि प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान लीजिए, तो यहाँ साहब जो है एनआईए जो है जब गिरफ्तार करती है तो एक बार फिर एक संदिग्ध आरोपी जो बैंगलोर कैफे ब्लास्ट रामेश्वरम वाला उसका शब्बीर निकल के आ जाता है। अच्छा, एक तरफ शब्बीर निकल के आ जाता है, ये तो कोई बात नहीं है, कहीं भी कुछ खुरापात हो तो ये नाम यही निकल के आता है। हालाँकि अब जो चवन्नी छाप फैक्ट चेकर घूम रहे हैं, वो कैसे इसका फैक्ट चेक करेंगे और क्या निकाल के लाएँगे, ये देखना होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन केजरीवाल जैसे आदमी एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं सीए को लेके और झूठ ही बोला गया है सीए को लेके। तो ये शब्बीर जैसे लोग जो अपने काम में लगे हुए हैं, केजरीवाल अपने काम में लगे हुए हैं। नाम एक का शब्बीर है, दूसरे का अरविंद केजरीवाल है। यानी एक तो मुसलमान नाम है, दूसरे का हिंदू जैसा लगने वाला नाम है। लेकिन काम दोनों के एक ही है। एक बम फोड़ता है, दूसरा कवर फायर दे रहा है। ये क्या कॉम्बिनेशन है सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और मैं कभी नहीं चाहता कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में इल बातें कहूं या कड़वी बातें कहूं, लेकिन यह व्यक्ति इतना झूठा, इतना बीमार, ऐसा मनोरोगी है कि इस व्यक्ति की या तो पूरी जांच कराकर इसको पागल खाने में भेजा जाना चाहिए या फिर इसकी जबरदस्त धुलाई होनी चाहिए। इसके दो तीन कारण हैं। कारण नंबर एक, आपने जो बताया सबसे पहले कि इस बार ये लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार मजे की बात है कि केरल में जब ये सड़कों पर उतरे हैं तो केरल की विजयन सरकार ने भी इनकी दुकानें सेक दी हैं
और उसको लेके ये बहुत हल्ला कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स पर बवाल हुआ। डीयू में कुछ बालक बालिका उतरे थे, उनकी भी सिकाई और पिटाई हो गई, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमारी सिकाई हुई है। सिकाई और पिटाई उन बालकों के बालिकाओं के होने से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जैसे जो इंस्टिगेटर है, जो भड़काऊ लोग हैं, उनका। 3 मुख्यमंत्रियों ने खुले तौर पर देश के फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती दी है। एक वह बीमार मानसिकता वाला स्टालिन, दूसरी ममता बानो और तीसरा ये अरविंद केजरीवाल। 2 ने कहा है कि हम तो लागू नहीं होने देंगे। हालांकि ये उनकी बकवास है, जैसा कि मोटा भाई कह चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह कि ये कानून है, कोई उनके बाबूजी के घर का कुछ नहीं है कि वो लागू होने देंगे या नहीं होने देंगे। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं। आप केजरीवाल का आज का वीडियो क्लिप देखिए, कल का देखिए, देखिए ऐसा है कि वो जान रहा है, वह बहुत सूड है, बहुत चालाक है, बहुत ही धूर्त है। तो वह जान रहा है कि अगर उसने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया या हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया तो ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण का उल्टा प्रतिध्रुवीकरण भी होगा, और जिससे अंततः मोदी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि अब हिंदू भी जो 8th क्लास सिटीजन है इस देश का, वह भी खुद को समझने लगा है कि चलो मैं 4th क्लास 5th क्लास सिटीजन होने लगा हूं बीते 2-4 सालों में। जिस तरह से विमर्श बदला है, जिस तरह से देश की राजनीति के केंद्र में हिंदू आया है, तो इसीलिए आज उस महाधूर्त ने क्या कहा है कि हमारे देश के बच्चों का हक छीना जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटी आ जाएंगे। कौन है वो माइनॉरिटी? अगर उसको हिम्मत है, मुझे समझ में नहीं आता है और मुझे शर्म आती है कि इन लोगों के माँ बाप सचमुच हिंदू ही थे क्या? क्या ये सचमुच हिंदू वंशावली से पैदा हुए लोग हैं? अरविंद केजरीवाल जैसे लोग। इस व्यक्ति की भाषा देखिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लाखों अल्पसंख्यक यहां आ जाएंगे और वो हमारे बच्चों पर, और उनकी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। उनको घर कहां से दोगे? उनको पढ़ाई कहां से दोगे? उनको रोजगार कहां से दोगे? और इस अभागे से कोई ये पूछे कि जब यह रोहिंग्याओं को अपनी छत्र छाया में बसा रहा था, जब इसका जिहादी विधायक और शायद मंत्री भी अमानुल्लाह खां, जिसको अभी जमानत देने से भी मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वह जब दंगे कर रहा था, रोहिंग्याओं को बसा रहा था, तब उसकी ये जो खुराफात वाली चीजें हैं, जब उसकी तर्क प्रणाली तब कहां चली गई थी, इस व्यक्ति से जरा यह पूछा जाए। और इतना ही नहीं, इन लोगों को चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता है कि ये उसमें डूब मरे कि जब 1947 में भारत माँ के आंचल को फाड़ा गया, भारत माँ के टुकड़े किए गए और हर एक मुसलमान ने यह चुनाव किया कि वह पाकिस्तान जाएगा, 95% ने। और आज जो ये गला फाड़ के चिल्लाते हैं, आज भी जो मुस्लिम लीग है वो जिन्ना का ही दिया हुआ है। ये लोग ये बताते हैं कि नहीं जी वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल नाम बदल दिया गया है। जैसे आपने एनआईसी कर दिया है तो वो आईएनसी कर दिया है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं हो गया, वो कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा ही है। उसी तरह जिन्ना का मुस्लिम लीग आज तक इस देश में है, रजाकार ओवैसी आज तक इस देश में है। लेकिन जब सदियों के सताए हुए हिंदू इस देश में कुछ पा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया जा रहा है, ये भयंकर झूठ की खेती हो रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस आदमी के इस झूठ का ही पर बात हो जानी चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल किस आधार पर कह रहे हैं कि करोड़ों या लाखों, मैं कहता हूँ 100 ही सही, ये कानून बनने के बाद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे ही सीए बना, इस देश की सीमाएं खुलेंगी और इन 3 देशों से करोड़ों लोग जो है भारत में घुस आएंगे, जबकि इससे बड़ा फ्रॉड कुछ है नहीं। उसकी डेडलाइन जो है वो दिसंबर 2014 है, यानी दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू यहाँ
आ चुके हैं, प्रताड़ना झेलते हुए आते हैं, दूसरी नागरिकता के नाते खुले हैं सीएए को, यानी अनिवार्य रूप से उनको भारत की नागरिकता बीइंग ए होमलैंड, हिंदू होमलैंड होने के नाते उनको दी जाएगी, और सिर्फ उन्हीं को नहीं दी जाएगी, उसके साथ सिख भी हैं, उसके साथ पारसी भी हैं, उसके साथ क्रिश्चियन भी हैं, बाकी मुसलमान और बौद्ध भी। अच्छा, इस तरह का झूठ फैलाने पर आखिर जनता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या अभी भी आप मानते हैं कि साढ़े 4 साल के इस जन जागरण अभियान जो सीए, हालाँकि ये बड़ी अद्भुत शैली है नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के काम करने की, तो वो किसान बिल के मामले में भी मुझे लग रहा है यही सब कर रहे हैं। वो ले आए, लाने के बाद सीए कानून इन्होंने वापस तो नहीं लिया, एक बार भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपने शाहीन बाग लगाया, इन्होंने चुपचाप उसको रोक लिया। अब हुआ क्या कि साढ़े 4 साल में लोग इतना जान गए हैं कि इन झूठ से अब उनके ऊपर कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। लेकिन ये झूठ क्यों लगातार बोला जा रहा है? और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसको मैं चाहूँगा, आपने बार-बार, मैं 2 सप्ताह में देखा हूँ आपने एक बात कही है और इस बात को बिल्कुल रेखांकित किया जाना चाहिए था कि पहली बार सीए के बहाने से देश के किसी महत्वपूर्ण निर्णय के केंद्र में हिंदू है। ये परिवर्तन आप जो देख रहे हैं, इसको आगे और दूसरे फैसलों में कैसे देखेंगे? कि ये तो एक य न कष्ट, दुःख, पीड़ा यही तो है केजरीवाल और स्टालिन जैसे कीड़े-मकोड़ों की, कि हिंदू भला केंद्र में कैसे आ रहा है। ये लोग भूल जाते हैं कि 1947 में पाकिस्तान में 23% हिंदू थे। आज वहां 2.3% हैं। बाकी के हिंदू कहाँ गए? कहाँ चले गए? और कभी भी हम लोग सुनते हैं कि सिंध में 13 साल की लड़की को उठा लिया, फलाने को मुसलमान बना दिया, मुसलमान नहीं बनी तो उसको जबरदस्ती कर दी। इस पर इन लोगों की कोई निगाह नहीं जाती है। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे और आज वहां केवल 7.9% हैं। और ये ममता बानो, जिसने लाखों अवैध घुसपैठियों मुसलमानों को बसाया है, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब हिंदू पूरी दुनिया से थका हारा मांदा जब अपनी माँ की गोद में आ रहा है, तब उन लोगों को तकलीफ हो रही है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने अपना हिंदू नाम भी क्यों रखा हुआ है। ये लोग क्यों नहीं अपना नाम बदल के खुल के ममता बानो रख लेते हैं, अब्दुल केजरीवाल रख लें या अब्दुल गुलाम हसन रख लें। आखिर इनको दिक्कत क्या है? अब रही झूठ की बात, झूठ की खेती ये लोग इस तरह कर रहे हैं कि आपने जो बिंब खींचा है, बिल्कुल सही बिंब खींचा है कि सीमाएं खुली और लोग भागे, जैसे यमन की सीमा पर था या अभी जो हमास और इजराइल। देखिए, व्यक्ति की सोच वही होती है जो वह देखता है या सुनता है या गुनता है। अभी हमास इजराइल युद्ध में इन लोगों ने देखा कि इन लोगों के जो हम मजहबी हैं, उन्होंने सीमा तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मिस्र ने क्या किया? डबल कर दी अपनी दीवार। यमन ने क्या किया? जॉर्डन ने क्या किया? किसी ने इनको शरण नहीं दी। तो कहीं भी। इनको लग रहा है कि वही सीन यहां होने वाला है, हुँ, जबकि ये सीन कतई नहीं है। 2014 के बाद की तो बात ही नहीं है, और 2014 में भी जो है उसका एक पूरा प्रोसेस है और सब कुछ ऑनलाइन है। आप कुछ भी मतलब छुपा नहीं सकते हैं और कुछ भी उसमें घोटाला नहीं कर सकते हैं। जैसे ये लोग जबरदस्ती राशन कार्ड बनवा बना के इन्होंने, मैं जब किशोरावस्था में था तब दो आंदोलन बहुत मशहूर हुए थे, आपको भी याद होगा। एक ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू और आजसू, ये हुँ, दोनों स्टूडेंट्स यूनियन के आंदोलन इतने बड़े और इतने खतरनाक थे कि तत्कालीन केंद्र सरकार, राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में, उनको समझौता करना पड़ा था। और मुद्दा क्या था? अवैध घुसपैठ। उसके बाद फिर खैर अल्फा बना और उसके बाद प्रफुल्ल कुमार महंत तो उसमें शामिल हो गए, राजनीति में आ गए और सारी चीजें हो गई। एक वो बना था और एक बंगाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन दोनों जगहों पर आंदोलन चलाया था, असम में और बंगाल को लेके। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन तो लगातार उसके बाद भी, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी भी टेबल टॉक करने नहीं गया और ना ही कभी हिंसक हुआ।
आप सोचिए, जिस विषय के लिए इस देश के विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उसको तो इन लोगों ने बड़े मजे से गड़प कर लिया। हिंदू घृणा का यह कारण क्या है, यह मेरी समझ के बाहर है। आखिर ठीक। इनको हिंदुओं से इतनी घिन क्यों आती है? आज केजरीवाल का वो वीडियो मैं देख रहा था, उसके पोर पोर से हिंदुओं के प्रति घृणा, नफरत, रक्त टपक रहा था, और मुझे उसके चेहरे में राक्षसी भाव दिख रहे थे हिंदुओं के प्रति। मतलब इतनी घृणा क्यों? आज तक तो हिंदुओं को 8th क्लास सिटीजन ही तुमने बनाए रखा है। एक बार इस देश में गलती से केंद्र सरकार ऐसी आ गई जिसने हिंदुओं को केंद्र में लेकर और कोई नीति बना दी, उस पर भी इनको दिक्कत है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज़ आपने जो छात्र आंदोलन की बात की, उसमें भी आप देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए जानना। बहिरागत आंदोलन उसका नाम था, जो 17 में चला था असम से। और उसमें केवल ऐसा नहीं था कि मुस्लिम घुसपैठियों की ही विरोध कर रहे थे असम के ये स्टूडेंट आंदोलनकारी। इन्होंने बाकायदा ये कहा था, भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो गैर जी, है, जो भारत के बाहर से आया है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो कुछ भी है, हमें उससे समस्या है। तो ये एक निखालिस सांस्कृतिक आंदोलन था और एक तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन था। खैर, वो कैसे-कैसे आगे बढ़ा और उसी का नतीजा रहा कि इस देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, है ना? वो प्रफुल्ल कुमार मोहंतो भी उस समय मिले थे और अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में उसी तरह से राष्ट्रवादी राजनीति करते रहे। संभवतः उसी का परिणाम है कि आज बीते 10 सालों से असम जो है, वो शेष भारत के साथ एक राष्ट्रवादी भाव के साथ जो है वो यात्रा में शामिल शरीक है। असम अपने आप को बदल रहा है। स्थिति वहीं वेस्ट बंगाल की कितनी बुरी है, ये सब लोग भी देख रहे हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और डेमोग्राफिक रूप से। अच्छा, मैंने जब शब्बीर मैं बार-बार उसका ज़िक्र कर रहा हूँ। अब आप देखिए एक अजीब-सा सन्नाटा रहेगा, कहीं कोई बात नहीं की जाएगी कि अब इस पर कोई चिंता ही नहीं होगी कि बंगलौर ब्लास्ट का आरोपी पकड़ा गया। अब क्योंकि उसका नाम शब्बीर है और ये कहा जाएगा, अरे नहीं-नहीं आरोपी तो आरोपी होता है, अरे नहीं-नहीं आतंकवाद तो कोई मज़हब नहीं होता। लेकिन मैं एक सवाल को बार-बार इतना घिसा-पिटा सवाल हो गया, इतना तर्क दे दिया गया है, कि ठीक है भाई, आतंकवाद तो कोई मज़हब नहीं होता है, लेकिन हर आतंकी मज़हबी क्यों होता है, यही बता दो। तो ये जो एक रिश्ता इन सारे लोगों के बीच में है जिसके जिसके निशाने पर हमेशा से हिंदू और सनातन रहा है, अब उसके दिन बीतते हुए दिखाई दे रहे हैं या अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत बाकी है? कैसा माहौल अब आप देख रहे हैं? नहीं, सेंटर में हम लोग आ गए हैं और ये एक शुरुआत हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे हिंदुओं के प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे कानून इस देश में अभी भी हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें हमारे मंदिर वापस करने चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि स्टालिन और उसका नाबदानी कीड़ा बेटा जो है, वैसा हिंदू विरोधी व्यक्ति तमिलनाडु के सारे मंदिरों का हिसाब किताब देखता है, तो वो कैसे देखेगा आप समझ सकते हैं। कल को हैदराबाद में अगर खुदा न खास्ते असदुद्दीन ओवैसी बन गया, तो मंदिरों का हिसाब किताब वो रखेगा, वो कैसे रखेगा आप समझिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास हमारे 2-3 मसले बहुत तेजी से हल होने चाहिए। टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट है, वक्फ बोर्ड को अबॉलिश होना चाहिए, और ये जो एआईपीएमएलबी मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो इंदिरा गांधी ने एक एनजीओ बना के और एक बवासीर मुल्क को दे दिया, उस बवासीर को का ऑपरेशन सबसे पहले जरूरी है। एक शुरुआत हुई, आप कोई नहीं पूछता था, आप घूरे में थे, ठीक, ठीक। सनातनी हिंदू घूरे में था। आपके हुँ, प्रधानमंत्री इस बात से अ, हिचकता था कि मैं हिंदू हूं कहने में, वो इफ्तार करता था उस स्थिति से बाहर आया। प्रधानमंत्री के यहाँ, या फिर राष्ट्रपति भवन में इफ्तारी हाँ, होती थी, ईदी होती थी। अब उस हाँ, हाँ। स्थिति से बाहर आए हैं। जी, हमारे जी। प्रधानमंत्री त्रिशूल लेते हैं, भगवा पहनते हैं, अच्छा लगता है, बिल्कुल वो ठीक बात। गर्व से अपने धर्म को धारण करते हैं। तो ये जी, हुआ है, हम 8th क्लास सिटीजन से 5th 4th क्लास पर आए हैं, लेकिन हमें फर्स्ट क्लास सिटीजन बनने में बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। अभी बिल्कुल। हमारी शुरुआत हुई है। और हाँ, जहां तक आपने एक वो शब्बीर वाली बात जो कही, हुँ,
उस पर मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि मैं उस पर बहुत दिनों से ये बात बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, और वो बात बार बार बोली जानी चाहिए हर एक व्यक्ति के द्वारा। कुछ बहुत दिलफरेब झूठ हम लोगों को सिखाए गए हैं कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। नो, यू आर अ टेररिस्ट एंड योर नेम इज खान। ठीक है। हर एक मजहबी आतंकी ही होता है। आप गीता पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, कुरान जरूर पढ़ें, और उससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों शब्बीर या अब्दुल या हमीद, यही लोग क्यों आतंकी होते हैं। इस पर बात करनी पड़ेगी। इसको कालीन में बिछा के और गजल, बिरयानी, महफिलें और रवाइशें, इस सब में अगर आप समेटेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए इस पर बात करनी होगी, सबसे ज्यादा इसी पर बात करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। 2 बातें हुई कि जो नंगा सच है, उस पर लगातार खरी-खरी बातें करनी पड़ेंगी। हालाँकि मुझे लगता है कि माहौल उस तरफ भी चल रहा है। लोग अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, जिसका ये रोना रोते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वो उसको एन्जॉय कर रहे हैं, और न सिर्फ एन्जॉय कर रहे हैं बल्कि बातें समझ रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और बदले समय में अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म भी मिले हैं, ये भी एक फ़ायदा है। दूसरी तरफ नन्हे कदम उठे हैं। सीएए जो पूरी तरह समर्पित है हिंदुओं के लिए, अगर ये सरकार 1952 के उस कानून में ये अमेंडमेंट लेके आती है, तो वो उसे दिखाई देता है। और जैसा कि वैलोक जी आपने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, लंबे रास्ते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। अब देखना है कि जिस तरीके से आशा भरी निगाह से ये देश नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म को बड़े फैसले के टर्म के रूप में देख रहा है या सोच रहा है, या उस तरफ बातें चल रही हैं, तो ऐसे तमाम बड़े-बड़े इनिशिएटिव, उनमें ये उस लिस्ट में ये सारी चीज़ें भी शामिल होंगी जिनकी आप बात कर रहे थे। तो दरअसल ये थी 2 अलग-अलग बातें आज के डेवलपमेंट, जिसमें एक तरफ बैंगलोर ब्लास्ट का वो सो कॉल्ड आरोपी, वो पकड़ा गया है, शब्बीर नाम है उसका। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। उपलब्धि उनके लिए है और उपलब्धि यहाँ के लिए है कि आतंकी हमेशा तुम ही क्यों निकलते हो? बम तुम्हारा ही नाम क्यों होता है? फटते तुम ही क्यों हो? अपनी ही ज़मीन पर, और उसके बाद कहते हो ये ज़मीन हमारे लिए इतनी है, कैसे मान लिया जाए? और दूसरी तरफ ऐसे ज़हनियत को कवर फाड़ देने वाले अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो सामने दिखाई देते हैं, जो केवल झूठ बोलते हैं, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने केवल झूठ बोलने के लिए लिया है। तो इन 2 बातों को लेके हम आपके सामने थे। जालोक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और दर्शकों इसी के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।